नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ। कंपनी द्वारा दिए गए 2-3 बेडरूम के फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। परिवार में मेरी पत्नी, एक 10 वर्ष का बेटा है जो डीएवी स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ रहा है। मेरी पत्नी खूबसूरत, पढ़ी लिखी है। मैं इस फ्लैट में पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों को कंपनी मोटी तनख्वाह देती है तो उसी हिसाब से काम भी करना पड़ता है। मैं रोज़ 9 बजे अपनी गाड़ी से ऑफिस जाता हूं और शाम को 6-7 बजे लौटता हूं। कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा देर हो जाती है। इसलिए कॉलोनी या बिल्डिंग में क्या हो रहा है, यहाँ कौन लोग रहते हैं और क्या करता है, इसकी मुझे बहुत कम जानकारी थी। थोड़ा बहुत जो मेरी पत्नी मुझे खाना खाते वक्त या किसी अन्य बातचीत में बता देती थी, उतना ही मैं जान पाता था। एक दिन छुट्टी के दिन मैं अपनी बालकनी में बैठा सुबह सुबह पेपर पढ़ते हुए चाय पी रहा था। मेरी नज़र मेरे सामने की बिल्डिंग में रहने वाली लड़की पर पड़ी जो यही कोई 16-17 वर्ष की रही होगी। वह मेरी तरफ देखे जा रही थी। पहले तो मैंने उससे यूं ही अपना भ्रम समझा कि हो सकता है उसे कुछ कौतूहल हो, इस कारण वह मेरे फ्लैट की तरफ देख रही हो। वैसे सुबह शाम टहलने का मेरा एक रूटीन था। सुबह उठकर आधा पौना घंटा कॉलोनी की सड़कों पर टहलता था। वह रात को खाना खाकर हम तीनों, मैं, मेरी पत्नी व मेरा बेटा, कॉलोनी में टहलते अवश्य थे। मैंने कई बार इस बात पर ध्यान दिया कि वह लड़की मेरे ऊपर व मेरी गतिविधियों पर नज़र रखती। मैं बालकनी में बैठा पेपर पढ़ रहा होता तो वह बालकनी की तरफ देखती और मुझ पर नज़र रखती। जब हम रात को टहल रहे होते तो वह भी अपने कुत्ते के साथ टहलने निकल आती थी। कभी कभी उसका छोटा भाई भी उसके साथ आ जाता था जो कि सिर्फ 5-6 वर्ष का था, मगर दोनों भाई बहनों में बहुत फर्क था। वह बहुत खूबसूरत थी पर उसका छोटा भाई देखने में बहुत साधारण था। एक दिन रात को मैंने उसके पूरे परिवार को देखा। उस लड़की को छोड़कर बाकी सभी देखने में बहुत साधारण थे। मुझे ताज्जुब भी हुआ, मगर चूंकि आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है इसीलिए मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। किंतु उस लड़की की मेरे में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी तो मुझे थोड़ी परेशानी होने लगी कि मेरी पत्नी देखेगी तो क्या कहेगी, मेरे बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा। कुछ कुछ अच्छा भी लग रहा था। इस उम्र में कोई नौजवान लड़की अगर आपको प्यार करने लगे, चाहने लगे तो बड़ा अच्छा लगता है। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास और बढ़ जाता है। इसीलिए मैं भी कभी कभी पेपर पढ़ते समय उसकी तरफ देख लेता था। हालांकि मेरी बालकनी और उसकी बालकनी में करीब 50 फुट का फासला था, फिर भी हम एक दूसरे पर नज़र रख सकते थे। कुछ दिनों बाद उसने भी सुबह सुबह टहलना शुरू कर दिया, कभी मेरे आगे कभी मेरे पीछे। मैं यह सोचकर थोड़ा रोमांचित हुआ कि वह अब मेरी निकटता चाहने लगी। शायद उसे मुझसे वास्तव में प्यार हो गया है। मैं भी उसके मोह में गिरफ्त हो चुका था। अब मैं खाली समय में उसके बारे में सोचने लगा था। 40 से ऊपर की उम्र में जब पति पत्नी के संबंधों में एक ठहराव सा, एक स्थायित्व, एक बासीपन आ जाता है, उस दौर में इस प्रकार के संबंध नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। लगभग हर व्यक्ति एक नव यौवना के प्यार की कामना करता है। कुछ पा लेते हैं, कुछ सिर्फ ख्यालों में ही अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। कुछ लोग कहानियाँ, सस्ते उपन्यासों द्वारा अपनी इस चाहत को पूरा करते हैं, क्योंकि इस दौर में व्यक्ति इतना बड़ा भी नहीं होता कि वह हर लड़की को बेटी समान माने, बेटी का दर्जा दे। वह अपने को जवान ही समझता है, वह जवानी की ही कामना करता है। मैं भी इस दौर से गुजर रहा था, मगर एक दिन गड़बड़ हो गई। उसे कहीं जाना था जो शायद मेरे ऑफिस जाने के रास्ते में ही पड़ता था। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकला। अपनी गाड़ी में मैंने बाहर निकाली तो देखा वह मेरी तरफ ही चली आ रही थी। उसने मुझे इशारे से रुकने को कहा और नज़दीक आकर बोली, अंकल, क्या आप मुझे कालिदास मार्ग पर छोड़ देंगे? मुझे देर हो गई और मुझे वहाँ 10 बजे तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। कार से कालिदास मार्ग पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। हालांकि अपने लिए अंकल संबोधन सुनकर मुझे कुछ झटका सा लगा था।
मगर शराफत के नाते मैंने कहा, बैठो, छोड़ दूंगा। वह चुपचाप कार में बैठ गई। वहाँ के स्कूल में आज IIT प्रवेश की परीक्षा है, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। रास्ते भर हम खामोश रहे। वह अपने नोट्स पढ़ती रही। मैंने उसे उसके स्कूल छोड़ दिया। हालांकि मेरा मन बड़ा अनमना सा हो गया था। अपने लिए अंकल संबोधन सुनकर मैं तो क्या क्या ख्याली पुलाव पका रहा था और वह मेरे बारे में क्या सोचती थी, मगर उसके बाद भी उसकी गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं आया। उसी प्रकार सुबह शाम टहलना, बालकनी में खड़े होकर मुझे देखना। चूँकि दूरी काफ़ी थी, इसलिए मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके देखने में अनुराग है या आसक्ति या कुछ और है। मैंने सोचा, हो सकता है उसे मुझसे बात शुरू करने के लिए कोई और शब्द ना मिला हो, इसीलिए उसने मुझे अंकल कहा हो। क्योंकि मुझको उसमें रुचि थी, अतः मैंने उसके और उसके घर परिवार के बारे में लोगों से पूछा, पता लगाया। पत्नी के द्वारा थोड़ी बहुत जानकारी ली। मुझे पता लगा उसके पिताजी भी एक दूसरी फर्म में इंजीनियर है, मगर उसकी यह दूसरी पत्नी, पहली पत्नी की मौत हो चुकी। एक दिन छुट्टी के दिन वह सुबह सुबह मेरे फ्लैट में आई। मैं पेपर पढ़ रहा था। पत्नी ने दरवाज़ा खोलकर मुझे बुलाया, आपसे मिलने कोई रीमा आई। कौन रीमा? वही जो सामने रहती है। ओहो, मगर उसे मुझसे क्या काम है? आप स्वयं ही उससे मिलकर पूछ लो। मैं बालकनी से उठकर ड्राइंग रूम में आया। उसने मुझे नमस्ते की। मैंने सिर हिलाकर उसकी नमस्ते का जवाब दिया। बोलो, मैंने पूछा। अंकल, मैं आपकी थोड़ी मदद चाहती हूँ। किस प्रकार की मदद? वह थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, मेरा सिलेक्शन IIT में हो गया है, मगर मेरे मम्मी पापा मुझे जाने नहीं देना चाहते। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें समझाएं, मगर मैं उन्हें कैसे समझाऊँ? मेरा उनसे कोई परिचय नहीं, कोई बातचीत नहीं। फिर वे मेरी बात क्यों मानेंगे? अंकल प्लीज़, मेरी खातिर, मेरी मम्मी की खातिर आप उन्हें समझाइए। ना ही मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और ना ही तुम्हारी मम्मी को। फिर मैं तुम्हारी खातिर कैसे तुम्हारे पापा से बात करूँ? मैं प्रभा की बेटी हूँ। कौन प्रभा? वही जो आपकी दूर के एक रिश्ते की बेटी थी। मैं चौंका। क्या तुम्हारी मम्मी बाबू जगदम्बा प्रसाद की बेटी थी? ओहो, तो यह बात है। तो क्या तुम मुझे जानती हो? जी, मम्मी ने आपके बारे में बताया था। मम्मी के पास आपकी फ़ोटो थी जो अब मेरे पास है। मम्मी आपसे बहुत प्यार करती थी। शायद वह पापा को कभी अपना नहीं पाई। अपनाती भी कैसे? पापा का व्यवहार उनके प्रति कभी नॉर्मल रहा ही नहीं। जब तक वह जिंदा थी, पापा उन्हें टॉर्चर करते थे। मेरी मम्मी मेरी तरह बहुत खूबसूरत थी। पापा उन पर शक करते थे कि कहीं उनका कॉलोनी की किसी मर्द के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। मम्मी को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाते थे। मम्मी ने बताया था कि आप भी चाहते थे कि आपकी शादी उनसे हो जाए, मगर नाना नहीं माने, क्योंकि तब आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी और आप लोग उम्र में भी लगभग बराबर के थे। मुझे याद आया, प्रभा बहुत खूबसूरत और मेरे एक दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। वे लोग पैसे वाले थे। प्रभा के पिताजी PWD में इंजीनियर थे, जबकि मेरे पिताजी बैंक में अफसर। तब पैसे के मामले में एक बैंक अफसर से PWD के एक इंजीनियर से क्या मुकाबला। मैं तब पढ़ ही रहा था। तभी सुना कि प्रभा की शादी की बात चल रही। मैंने अपनी माँ से कहलवाया, मगर उन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि मैं अभी भी MCOM कर रहा था और उनको प्रभा के लिए इंजीनियर लड़का मिल रहा था। फिर प्रभा की शादी हो गई। मैंने MCOM फिर CA किया, तब नौकरी मिली। इसीलिए मेरी शादी भी काफ़ी देर से हुई। तो रीमा उसी प्रभा की बेटी। मुझे प्रभा से शादी न हो पाने का मलाल अवश्य था, मगर मुझे उसके मरने की खबर नहीं थी। असल में हमारा उनके यहाँ आना जाना बहुत कम था। कभी कभार किसी समारोह में या शादी विवाह में मुलाकात हो जाती थी, मगर इधर 8-10 साल से मेरी उसके परिवार के किसी व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई थी। इसीलिए मुझे प्रभा की मौत की खबर नहीं थी। तुम्हारी मम्मी कब और कैसे गुजरी? मैंने पूछा। दूसरी डिलीवरी के समय 7 वर्ष पहले मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई और आजकल जो है वह 1 साल बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। राहुल उनसे पैदा हुआ है। अब मुझे दोनों भाई बहनों की असमानता का रहस्य समझ में आया कि क्यों रीमा इतनी खूबसूरत थी और उसका भाई इतना साधारण, और क्यों दोनों में उम्र का भी काफ़ी अंतर था। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो?
अंकल, मैं आपको पिता के समान मानती हूँ। जब आप शाम को बच्चे के साथ बाहर घूमने निकलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पापा भी ऐसा करें, मगर उनके पास तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं। रही मम्मी, तो लगता है वह मुझसे जलती है कि मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ। अब इसमें मेरा क्या दोष है? इसीलिए वह मेरी हर बात में कमी निकालती, हर बात का विरोध करती है। वह नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ। अब मुझे उसकी नज़रों का अर्थ समझ में आने लगा था। वह मुझसे उस आदर्श पिता की तलाश कर रही थी जो उसके आदर्शों के अनुरूप हो, जो उसके पापा की कमियों को, उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके। मुझे अपनी सोच पर आत्मग्लानि भी हुई कि मैं उसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। लगता था वह घर से झगड़ा करके आई थी। तुमने नाश्ता किया कि नहीं? मैंने पूछा तो वह खामोश रही। मैं समझ गया झगड़े के कारण उसने नाश्ता भी नहीं किया होगा ठीक से। तुम पहले नाश्ता करो, शांत हो जाओ, फिर मैं चलता हूँ तुम्हारे घर। मैंने उसे आश्वस्त किया। फिर हम सब ने बैठकर नाश्ता किया। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं रीमा के मम्मी पापा से मिलने जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलूँगी। मेरी पत्नी ने कहा, तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? आप नहीं जानते, यह लड़की का मामला है। अगर उन्होंने आप पर कोई उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाया तो आपसे पूछा कि आपको उनकी बेटी में इतनी रुचि क्यों है, तो आप क्या जवाब देंगे? और अगर उन्होंने कहा कि आपको उससे इतना ही लगाव है तो उसे अपने पास ही रख लीजिए, तो क्या आप इतना बड़ा फैसला अकेले कर सकेंगे? मैंने इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था। मेरी पत्नी का कहना सही था। हम सब एक साथ रीमा के घर गए। मैंने उनके घर पहुंचकर घंटी बजाई। उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो हम लोगों को देखकर वह नाराज़गी से अंदर चली गई। फिर उसके पापा दरवाजे पर आए। वहाँ का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण था। रीमा के पिता नरेश चंद्र और माँ माया रीमा से बहुत नाराज़ थे कि वह घर का झगड़ा बाहर क्यों ले गई। वह मेरे पास क्यों आई? कहिए, क्या बात है? वह बोले। हम दोनों ने उनको नमस्कार किया। मैंने कहा, क्या अंदर आने को नहीं कहेंगे? उन्होंने बड़े अनमने मन से कहा, आइए। हम सब उनके डाइनिंग रूम में बैठ गए। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर मैंने ही बात शुरू की। आप शायद मुझे नहीं जानते। जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने रूखे स्वर में कहा। आपकी पहली पत्नी मेरी बहुत दूर की रिश्तेदार थी, तो इसीलिए रीमा बेटी से हम लोगों को थोड़ा लगाव सा है। मैं कह तो गया, मगर बाद में मुझे स्वयं अपने ऊपर ताज्जुब हुआ कि मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह गए। तो उन्होंने उसी बेरुखी से पूछा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना धैर्य बनाए रखा। मुझे उनके इस व्यवहार से बड़ी खिज सी हो रही थी। कुछ देर खामोश रहकर मैं फिर बोला, वह IIT से पढ़ाई करना चाहती है, मगर हम लोग उसको नहीं भेजना चाहते। मिस्टर चंद्रा ने कहा, कोई खास बात? यूँ ही तो नहीं हो सकता। ज़रूर कोई खास बात होगी। जब आपकी बेटी पढ़ने में तेज है और फिर उसने परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली है, तो फिर आपको ऐतराज़ किस बात का है? अब मिसेज चंद्रा भी बाहर आकर अपने पति के पास बैठ गई। देखिए भाई साहब, रीमा हमारी बेटी है। उसका भला बुरा सोचना हमारा काम है, किसी बाहरी व्यक्ति या दूर के रिश्तेदार का नहीं। मिसेज चंद्रा बोली। मैंने खामोशी से उनकी बात सुनी। उनकी बातों से मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मिसेज चंद्रा का ही घर में काफ़ी दबदबा है और नरेश चंद्र उनके ही दबाव में। शायद इसीलिए रीमा को आगे पढ़ने नहीं देना चाहते। मैंने अपना धैर्य बनाए हुए संयत स्वर में कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करे, इंजीनियर बने? लोग आपका उदाहरण दे कि वह देखो, वह मिसेज चंद्रा की बेटी जो इंजीनियर बन गई। मैंने थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। मेरी बातों से वे थोड़ा शांत हुई। उनका अब तक का अंदाज बड़ा आक्रामक था, मगर हम चाहते हैं कि उसकी जल्दी से शादी कर दें। वह अपने पति के घर जाए, फिर उसका पति जैसा चाहे करे। मतलब आप शीघ्र ही अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहती? जी हाँ, मिसेज चंद्रा बोली। मगर क्या रीमा एक बोझ है? मेरे विचार से तो वह बोझ नहीं है। और आजकल तो लड़के वाले भी चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी हो, और जब वह इंजीनियर बन जाएगी, खुद अच्छा कमाएगी, तो आपको भी परेशानी नहीं होगी उसकी शादी में। मैंने अपनी बात कही। आपकी बात तो सही है, मगर मिसेज चंद्रा सोचते हुए बोली,
मैं उनके इस मगर का अर्थ समझ रहा था, किंतु मैं रीमा के सामने नहीं कह सकता था। वह हम लोगों के साथ ही बैठी थी। मैंने रीमा को अपने बेटे व अपने उसके भाई के साथ मेरे घर जाने को कहा। वह थोड़ा झिझकी। मैंने उसे इशारों से आश्वस्त किया तो वह चली गई। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका और रीमा का सहज संबंध नहीं, आप लोगों के बीच कुछ तनाव है। मिसिस चंद्रा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। देखिए, मेरी बात को आप अन्यथा ना लीजिए, यह बहुत सहज बात है। असल में आप दोनों के बीच किसी ने सहज संबंध बनाने का प्रयास ही नहीं किया। आपको उसकी खूबसूरती के कारण हमेशा हीनता महसूस होती है, इसीलिए आप उसे हमेशा नीचा दिखाना चाहती हैं, उसकी उन्नति नहीं चाहती। मगर क्या यह अच्छा नहीं होता कि आप बजाय उससे जलने के गर्व महसूस करती कि आपकी एक बहुत ही सुंदर बेटी भी है। आप उसे एक खूबसूरत तोहफा मानती, नरेश की पहली पत्नी का। उसे इतना प्यार देती, उसकी हर बात का ख्याल रखती, तो वह आपको अपनी सगी माँ से ज़्यादा प्यार सम्मान देती। मगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं रीमा की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसने भी आंखों में अपनी रजामंदी दे दी। मेरी बात का उन पर लगता है सही असर हुआ था, क्योंकि जो बात मैंने कही थी, कभी कभी इन बातों का कुछ लोग उल्टा अर्थ लड़ने लग जाते हैं। मगर गनीमत रही कि उन्होंने मेरी बातों का बुरा नहीं माना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आप उससे कह दीजिए कि हम लोग उसे इंजीनियरिंग पढ़ने भेज देंगे, मिसिस चंद्रा ने बड़े ही शांत स्वर में कहा। मैं नहीं, यह बात उससे आप ही कहेंगी और आप खुद देखेंगे कि इस बात का कैसा असर होगा। थोड़ी देर में वह चाय और नाश्ता लाई, जिसके लिए अभी तक उन्होंने हम लोगों से पूछा नहीं था। फिर मैंने अपने घर टेलीफोन कर रीमा को बुलाया। रीमा आई तो मिसिस चंद्रा ने उसे अपने पास बिठाया, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर थोड़ी देर तक उसे देखती रही। फिर उन्होंने उसका माथा चूम लिया। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी, उन्होंने रुंधे गले से कहा तो रीमा उनसे गले लगकर रोने लगी। मिस्टर चंद्रा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आंसू तो हमारी भी आंखों में थे, मगर वह खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली और किस पात्र की भूमिका इसमें अच्छी रही, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।